हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं एनसीईआरटी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नोत्तरी शुरू किया था, पहला पार्ट है ना। उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे, फिर बोर्ड में कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई थी तो बंद हो गया था वो। तो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं 6वें क्वेश्चन से। ठीक है, प्रत्येक ऐसे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पहला, जो 3 × 10⁻16 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो। दूसरा, जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। ठीक है, तो अब देखिए, जो फोटॉन होता है, फोटॉन आपको पता होगा कि फोटॉन मैंने बताया भी था पहले भी, फोटॉन है या क्वांटम है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश में उपलब्ध होती हैं, प्रकाश में होती हैं। ठीक है, तो इनकी ऊर्जा उनकी आवृत्ति पे निर्भर करता है, जो प्रकाश की आवृत्ति है उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका एक ही फार्मूला होता है, E = hν। h जो है प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.6 × 10⁻34 है। आपको बहुत बार बताया मैंने पिछले क्लासेस में। और न्यू आपको दिया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एज इट इज आप इसको रख दीजिए यहाँ पर, है ना। अब ये 16 को 15 लिख दिया है यहाँ पर, इसको 16 कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -34 है, इसमें 15 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा उससे, तो 18 बच रहा है। एक्चुअली इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 6 × 18 हो रहा है, 19 हो रहा है। तो 19 में एक और किए तो -18 हो गया, नहीं तो वो -19 था, वो -19 बचता तो -18 हो गया है। तो 15 की जगह आप इसको 16 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 16 दिया हुआ है, मतलब सीधा सीधा इस फार्मूले में रख देंगे, प्लांक कांस्टेंट के साथ जो दिया है उसको गुणा कर देंगे। गुणा भाग कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है पहले चैप्टर में। इस टाइप का जो 10 के घात होता है उसमें कैसे गुणा और भाग होता है। तो 10 के घात में अगर माइनस है और दूसरे में प्लस है तो वो फिर माइनस का प्लस से कटपीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ये एंगस्ट्रॉम है, ध्यान रखेंगे, ये 0.5 है। ठीक है, तो लैम्डा दिया हुआ है, और अगर इसको मीटर में बांटेंगे तो 10⁻−10, क्योंकि जो एंगस्ट्रॉम है वो 10 के घात -10 होता है। ठीक है, और अब जो एनर्जी है, एनर्जी आपने देखा था कि hν था, और न्यू का मतलब होता है c/λ। ये आपने अभी 4थे 5वें वाले जो क्वेश्चन है उसमें देख लिया था। तो न्यू के जगह हम c/λ रख देंगे, और लैम्डा का मान आपको दिया हुआ है उसको यहाँ रख देंगे। तो c जो h जो है ये मान आपको दिया हुआ है, और c जो है ये आपको पता है कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, और ये आपको तरंग दैर्ध्य भी दिया हुआ है, उसको आप यहाँ रख दीजिए। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये -10 भी ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया, 18 34, तो माइनस होके -15। ठीक है, और इन सबको गुणा भाग करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से मैं आपको इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, और बाकी तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो आप निश्चित मेरे पहले चैप्टर के वीडियोस को देखिए, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें सब कैलकुलेशन को मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो आप वहां पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × 10⁻−10 s काल वाली प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना करें। ठीक है, तो ये आवर्त काल दिया है, सेकंड। ठीक है, आवर्त काल, तो जो आवृत्ति होता है आवर्त काल के ठीक 1/, होता है आवर्त काल का। तो आवर्त काल आपको दिया है 2 × 10 के घात -10, तो आवृत्ति आपकी निकल गई न्यू, फ्रीक्वेंसी वो निकल गई 5 × 10 के घात 9 प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगर आपको इसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो hc/λ, ये आप पढ़े हो हमेशा, hν है ना। तो इसमें से आप देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं, c/νλ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको तरंग निकालना है तो इसको इधर कर दीजिए, तो c/v आ गया, देखिए न्यू आ गया, c/ν है ना। तो c आपको पता है 3 × 10⁸, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, प्रकाश का वेग।
और ये फ्रीक्वेंसी अभी आपने निकाला 5 × 10⁻9। अब इसे गुणा भाग करेंगे, ये ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर आंसर आया 6 × 10⁻² पर मीटर तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और तरंग संख्या कितनी होती है? तरंग संख्या न्यू बार 1/λ होती है। लैम्डा आपका निकल गया है, उसको 1 से भाग कर दीजिए, तो ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा 1/6, तो 16.67 आएगा उसका उत्तर। ठीक है, पर मीटर तरंग संख्या। मतलब ये है कि 1 मीटर लंबाई में करीब 17 से थोड़े कम एवरेज तरंग रहेंगे। ऐसे ऐसे तरंग 1 मीटर में, ये तरंग जो है इनकी संख्या बता रहा है वो 1 मीटर में कितनी रहेगी, तो एवरेज बता रहे हैं ना वो। ठीक है, तो तरंग संख्या निकल गया, आवृत्ति निकल गया और तरंग दैर्ध्य निकल गया। तो बहुत छोटे छोटे यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूले हैं, फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। और नेक्स्ट है ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक फिर से आ गया है ये। चलो अपन आगे देखते हैं क्या प्रिंट मिस्टेक है, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि लैम्डा दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 है ना, तो ये मीटर में निकल गया 4000 × 10⁻12। ठीक, अब जो न्यू है वो आप सबसे पहले निकालिए, न्यू = c/λ। तो c आपको पता है कितना है, लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ रहा है न्यू। ठीक है, अब एक फोटान से संबंधित ऊर्जा कितना हुआ, तो E = h न्यू आप रखिए। h आपको पता है 6.626 10⁻34, ये प्लांक नियतांक है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, इंटू 7.5 10⁻16, ये आपने अभी निकाला है आवृत्ति। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ रहा है, देखिए जूल। मतलब एक फोटान से संबंधित ऊर्जा 4.97 × 10⁻17 जूल है। ठीक है, अतः फोटान की वह संख्या जो 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता हो, ठीक लिखा है, 1 जूल ही है, 1 जूल ऊर्जा दे सके। तो चूंकि एक फोटान में इतना है जूल, तो कितने फोटान में 1 जूल रहेगा, तो 1 बटा इतना। ठीक है, तो इतने फोटानों में उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक है, उतनी ऊर्जा मिलेगी आपको, 2.01 10⁻16 ऊर्जा मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप ऊर्जा का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने फोटानों में उतनी ऊर्जा रहेगी। तो 2.01 10⁻16 इतने सारे फोटान्स आप लेंगे, प्रोटॉन्स लिख दिया है यहाँ पर, फोटान्स, इतने सारे फोटान्स लेते हैं तो आपको उतनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, उतनी ऊर्जा मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 4 × 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटान 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है, तो पहला फोटान की ऊर्जा EV में, दूसरा उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा और तीसरा प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लिखा क्या है। जब आप किसी धातु में प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश का जो फोटान है उनकी इलेक्ट्रॉन से टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो फोटान की कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाती है और बाकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति देने में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर यह लिखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ऊर्जा तो आपको सिर्फ निकालने में खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बाकी ऊर्जा जो है फिर वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होगी। और जो आपने तरंग दैर्ध्य दिया है, इस तरंग दैर्ध्य में कितनी ऊर्जा है उसमें से उतना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6020 × 10⁻19 जूल होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब इन सबको हम कन्वर्ट करते जाएंगे। तो पहले फोटान की ऊर्जा कितनी है अब देखते हैं। तो आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार h न्यू = W + ½ mv²। ये W जो है कार्यफलन है, मतलब इतनी ऊर्जा चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो है। बाकी सब चीज तो आपको पता है। अब यहां पर
आपको सबसे पहले न्यू निकालना है, तो c बाई लेमडा में आप रख दीजिए, लेमडा आपको दिया हुआ है और c आपको पता है, लेमडा आपको दिया हुआ है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी निकल गई, न्यू निकल गई, ठीक है, न्यू। अब देखिए कि W आपको दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसको जूल में निकालेंगे तो 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल से हम इसको गुणा करेंगे, तो जूल में निकल आया 3.41 10⁻⁻19 जूल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, बाकी उसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगी, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको लिखना है m, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स है 9.1 जो है 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है किलोग्राम। तो फोटॉन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, आप उस फार्मूले में रखेंगे फोटॉन की ऊर्जा, तो h न्यू पहले रखिए, h न्यू का मान, ठीक है भाई, एक फोटॉन की ऊर्जा तो h न्यू से पहले निकाल लीजिए आप, तो 4.97 10⁻⁻19 जूल आ गया, ठीक है। और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है उतने से भाग कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगा। ये देखिए, ये जूल में दिया है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया जूल में कैलकुलेट किया, h न्यू में रखा हमने मान, न्यू को निकाला, h हमको पता है, न्यू हमने निकाल लिया है पहले ही, है ना, तो इसको हमने रखा तो हमको जूल में मिला, जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी आपको दिया हुआ है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन में 3.102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बची हुई है। अब इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे अपन, गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv² निकालना है हमको, ये गतिज ऊर्जा आएगा। तो इस फार्मूले में देखिए, अगर हाफ mv² निकालना चाहते हो तो इस W को आप इधर करोगे तो h न्यू माइनस W करना पड़ेगा, तब हाफ mv² निकलेगा, ये निकला ना हाफ mv²। ये देखिए, हाफ mv² निकालने के लिए h न्यू माइनस W करना पड़ेगा। h न्यू आपने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है, ये h न्यू कैलकुलेट किया आपने, ये ठीक है, और W आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, W, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाला, ये W है, इसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया था। तो 4.97 में 3.41 को आप घटा देंगे तो 1.56 आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इतनी गतिज ऊर्जा वाला निकला, क्योंकि बाकी ऊर्जा उसमें यूज हो गई। तो ये जूल में निकला, फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग कर देंगे, इससे यहाँ पर भाग कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन में जितनी चार्ज होती है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लगभग, ठीक है। तो उससे भाग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, तीसरा क्वेश्चन था प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका वेग। तो आपने अभी कैलकुलेट किया हाफ mv² इक्वल टू 1.56 10⁻⁻19, आपको अब ये v निकालना है, v। तो v निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 को ऊपर ले जाओ, ये देखो 2 को ऊपर ले गया आपने, m को नीचे ले जाओ, m को नीचे ले गया, और ये जो स्क्वायर दिख रहा है फिर इसका आप यहाँ पर 1/2 यानी वर्गमूल निकालेंगे। m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का m कितना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, इसका वर्गमूल निकालना है। किसी भी चीज के पावर हाफ का मतलब उसका वर्गमूल, मतलब उस हाफ को ना लिख के आप ऐसे वर्गमूल लिखेंगे तो उसका मतलब भी वही होगा जो वर्गमूल का है। तो इन सबको निकालेंगे तो 5.85 10⁵ मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, उसका वेग है, ये वेग मीटर पर सेकंड, इतना वेग से वो भाग रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं तो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ दिया रहता है, हमको 1-2 फार्मूले याद करने पड़ते हैं बस। जैसे यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद करना है बस, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो लगभग सारे फार्मूले आपके अपने आप निकलते चले जाएंगे, ठीक है। सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 2.42 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम के आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में ज्ञात करें,
ठीक है, तो सीधा सा बात यह है कि जितने तरंग दैर्ध्य देने से वो निकल रहा है उतनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। तो उस तरंग दैर्ध्य में कितनी ऊर्जा है वही उसकी आयनन ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा ले रहा है जितनी ऊर्जा उस तरंग दैर्ध्य में है। तो तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, 242 नैनोमीटर। ठीक है, तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, देखिए E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का मतलब होता है C बाई लेमडा। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा आप कर दीजिए तो E का मान निकल जाएगा। तो H का मान आपको पता है 6.626 10 टू पावर -34, C का मान है 3 × 10⁸, और लेमडा है 242 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ ये तो आपको पता होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जूल एटम में निकलेगा। ठीक है, ये जूल में निकला। अब प्रति मोल आयनन ऊर्जा पूछ रहा है, प्रति मोल, क्योंकि ये एक एटम का, प्रति एटम है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये एक एटम से जो आयनन करना है, मतलब सोडियम का एक एटम है, इससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतनी जरूरत है। तो एक मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि एक मोल का मतलब इतने होते हैं, इतने परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के लिए इतना, तो इतने परमाणु के लिए गुणित कर दीजिए आप, सीधा सीधा गुणित करेंगे तो 4.946 10⁵ जूल पर मोल, ये उत्तर आ रहा है इसका। इतनी आपको जूल है तो 1000 से भाग करेंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो 495 के आसपास किलो जूल पर मोल यूज हो रहा है। मतलब एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इतना, और एक मोल सोडियम से निकालना चाहेंगे तो इतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले इसमें ऊर्जा कैलकुलेट कर लीजिए। एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, चूंकि लेमडा दिया है आप कैलकुलेट किए, सबको रख करके मैं पहले ही बताया हूँ कैसे रखना है ना। एच का मान, सी मतलब प्रकाश का वेग, और ये लेमडा आपको दिया है 0.57 माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर के लिए आपको 10⁻⁻⁶ ना, नैनो का -9, एंगस्ट्रॉम का -10, पिको का -12, माइक्रो का -6, नैनो का मिलीमीटर का -3, ऐसा मान रहता है ना। तो एक फोटॉन की ऊर्जा निकल गई, इतनी जूल है। ठीक है, अब देखिए ये है कि चूंकि ये 25 वाट लिखा है, ध्यान देंगे आप, 25 वाट, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, ध्यान रखेंगे आप ये भी। वाट का मतलब 25 जूल, अगर 25 वाट है तो 25 जूल पर सेकंड, एक वाट में 1 जूल पर सेकंड। तो अब देखिए कि चूंकि जो ऊर्जा निकल रही है 25 वाट के बल्ब से, वो ऊर्जा इतनी है, उसमें एक फोटॉन में ऊर्जा उतनी है। एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी और टोटल ऊर्जा इतनी, तो कितने फोटॉन, मतलब कितने फोटॉन मिलके 25 जूल बनाएंगे। एक फोटॉन में इतनी ऊर्जा है तो 25 जूल बनाने के लिए कितने फोटॉन, तो 25 भागित इतना कर दीजिए, ये देखिए 25 भागित इतना, तो आएगा 7.17 10⁻19 फोटॉन प्रति सेकंड। मतलब इतने फोटॉन निकलेंगे तो 25 जूल की ऊर्जा सब में मिला के रहेगी, 25 जूल की ऊर्जा सब में रहेगी। ठीक है, ऐसा है, 25 जूल की ऊर्जा सब में रहेगी, इसका मतलब ये है, क्योंकि 25 वाट का मतलब है 25 जूल, और एक फोटॉन में इतना जूल, तो 25 जूल के लिए कितने फोटॉन, तो 25 बटा इतने, तो हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की दहली ऊर्जा V डॉट और कार्यफलन W डॉट ज्ञात कीजिए।
मतलब सीधा सा मतलब ये है कि 6800 तरंग दैर्ध्य डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन ठीक निकलता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं बचती, मतलब इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये पहले भी फार्मूला हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। चूंकि इलेक्ट्रॉन शून्य वेग से उत्सर्जित हो रहे हैं, मतलब उसमें वेग जीरो है, v इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया है ना। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू, ये देखो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू, ये आ गया आपका। तो अब ये एच न्यू को लिखेंगे एच सी बाई लेमडा, ठीक है। और एच का मान आपको पता है, सी का मान पता है, और लेमडा का मान दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10। तो ये आ गई ऊर्जा। सीधा सा मतलब है कि जितने तरंग दैर्ध्य की आपने दिया है उस तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा निकालनी है आपको, वही ऊर्जा इसकी कार्यफलन है, ठीक है। बस यदि न्यू जीरो देहली आवृत्ति है तो W इक्वल टू एच न्यू जीरो, आपका H तो दिया हुआ है, W आपने निकाल लिया, H आपको पता है, W आपने निकाल लिया, W ये आपने कैलकुलेट किया, तो न्यू जीरो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, W इक्वल टू न्यू जीरो। तो आप W का मान निकाले हैं, H का मान आपको पता है, आप डालिए तो 4.412 10⁻14 प्रति सेकंड हो गया ये, ठीक है। मतलब ये है कि धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको निकालने के लिए इतनी ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी, और जो आपने तरंग दैर्ध्य दिया तो मिनिमम तरंग दैर्ध्य की जो आवृत्ति है इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है जी कि ये जो 6800 एंगस्ट्रॉम वाला जो तरंग दैर्ध्य है, उसी की ऊर्जा, उसी की आवृत्ति, सब कुछ आपको कैलकुलेट करके देनी है बस, और कुछ नहीं देनी है, इसमें कुछ नहीं करनी है, क्योंकि वो जो निकला है उसकी आवृत्ति, उसकी जो वेग है वो तो जीरो है ना, मतलब वो सीधा सीधा इसी की आवृत्ति और इसी की ऊर्जा आपको निकालनी है, इसका सीधा मतलब ये है, ठीक है। जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। अब यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट रख करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है चौथे कक्षक से दूसरे कक्षक में छलांग मारा, तो जो ऊर्जा निकली वो किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के रूप में निकलेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब दोनों कक्षों की ऊर्जा आपको देखनी है, ठीक है। तो देखिए कक्ष की ऊर्जा देखने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, 2.178 10⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। पता है ये ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा प्रथम कक्ष की ऊर्जा है, प्रथम कक्ष की, ठीक है। तो दूसरे कक्ष में ऊर्जा कितनी रहेगी, तो आप दूसरे कक्ष में n स्क्वायर रख दीजिए, 2 स्क्वायर, तो ये दूसरे कक्ष की ऊर्जा है, और चौथे कक्ष की ऊर्जा 4 का स्क्वायर रख दीजिए, चौथे कक्ष की ऊर्जा है। और आपको पता है कि जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जी, एक मिनट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर है ये, ठीक है, ठीक। तो अब ऊर्जा में अंतर कितनी है, तो चौथे कक्षा में ऊर्जा और दूसरे कक्षा में ऊर्जा का अंतर आप निकालिए। तो पहले बाहर में आप रिडबर्ग कांस्टेंट लिखते हैं, और दूसरे कक्षक में कितनी ऊर्जा आई, चौथे कक्षक में कितनी ऊर्जा थी, उसको आप रख देंगे, ठीक है। तो ये आ गई ऊर्जा में मान अंतर, मतलब चौथे कक्षक से दूसरे कक्षक में ऊर्जा का इतना अंतर है, ठीक है, यानी इतनी ऊर्जा निकलेगी। अब इस ऊर्जा का मान एच न्यू में रखिए या एच सी बाई लेमडा में रखिए, तो आपको लेमडा का मान निकल आएगा, क्योंकि ई का मान आपने निकाल लिया है। देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल ई इक्वल टू एस आई बाई लेमडा, तो लेमडा को ऊपर और इसको नीचे रखिए, तो एच सी बाई डेल ई रखिए आप, ये देखिए एच सी बाई डेल ई, तो लेमडा निकल गया, लेमडा ऊपर आ गया, ए नीचे चला गया,
और एच का मान आपको पता है, सी का मान पता है, और डेल ई का मान अभी आपने निकाला, ये रख दीजिए, तो पूरा ये लेमडा का मान निकल आएगा। तो लेमडा का मान पहले निकला 4.87 10 टू पावर -7, तो इसको 487 10 टू पावर -9 लिख सकते हो। देखिए मीटर में ये दो इधर कर देंगे दशमलव को 2 स्थान, तो इसमें 2 माइनस और चढ़ जाएगा तो -9 हो जाएगा, और -9 का मतलब होता है नैनोमीटर, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया 487 नैनोमीटर। ठीक है, इसको समझ पाए ना, ये 2 डॉट इधर लगा दिए तो -9 हो गया, -9 मीटर का मतलब है नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर आ गया। वही फार्मूले बार बार आपको रखने हैं और ये आता जाएगा आपको। यदि कोई इलेक्ट्रॉन n/5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n=1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो देखिए, जब ये कक्षा 5 में पहुंच गया है तो ऑलरेडी उसमें ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बाहर से उसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले कक्षक में रहता तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती, दूसरे कक्षक, तीसरे कक्षक, चौथे कक्षक में कंपैरेटिवली कम होते चले जाता है। तो 5वें कक्षक से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब अनंत में ले जाना है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा का कितना अंतर रहेगा ये देखना है अपने को। तो सबसे पहले 5वें कक्षक का ऊर्जा आपको निकालना है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय n² आप रखिए। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 2.178 10 टू पावर -18, 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया इतना जूल, मतलब 5वें कक्षक में -8.712 10 टू पावर -20 जूल है। देखिए माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पूरा निकल जाता है तो उसमें जीरो होता है, और अंदर जाते जाता है तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलते जाती है तो माइनस में होते जाता है। ठीक है, तो पहले ऊर्जा इतनी थी और जब निकल जाएगा तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि निकल जाता है तो ये नीचे में अनंत लिखेंगे तो टोटल मान जीरो हो जाएगा, मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो जीरो माना जाता है। इसलिए अंदर जाने वाले जो कोश में, किसी भी कोश में ऊर्जा जो है माइनस में रहता है, जितना अंदर जाता जाएगा उतना माइनस में होता जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा निकलते जाती है। तो आयनन के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी है? तो अनंत में 0 ऊर्जा है और E5 में इतनी ऊर्जा है, तो 0 से आप घटा दीजिए तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, इतनी ऊर्जा देंगे तब वो 0 में पहुंचेगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि सामान्य अवस्था में उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोश में है ना, वहां की ऊर्जा आपको निकालनी पड़ेगी। तो अनंत में 0 ऊर्जा होती है, और पहले कक्षक की ऊर्जा का मतलब है रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, पहले कक्षक का। इन दोनों में अंतर जो है पहले कक्षक की ऊर्जा रहेगी। तो पहले कक्षक की ऊर्जा हुई 2.178 10 टू पावर -18 जूल पर सेकंड पर एटम। ठीक है, तो दोनों की मतलब क्या कि सबसे अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये देखिए, ये तो हाइड्रोजन एटम का आयनन एंथैल्पी 2.178 10 टू पावर -18। अब इसको जरा ध्यान दीजिए कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ पहले कक्षक में है, उसको निकालने के लिए आपको 2.178 10 टू पावर -18 जूल ऊर्जा देनी पड़ रही है। जबकि वो 5वें कक्षक में था, तो 5वें कक्षक के लिए आयनन के लिए आपको देनी पड़ी थी 8.712 10 टू पावर -20, 8.712 10 टू पावर -20। देखिए, जब पहले कक्षक में था तो -18 10 टू पावर -18, और जब 5वें कक्षक में था तो 10 टू पावर -20, मतलब कम ऊर्जा देनी पड़ी। मतलब बाहर के कक्षक में है, 5वें कक्षक में है तो उसको कम ऊर्जा देनी पड़ी, पहले कक्षक में है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी।
बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जितने अंदर के कक्षक में रहता है उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है, तो बाहर से आपको उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है। अतः आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को पहले कोश से निकालने के लिए आवश्यक होती है, और इलेक्ट्रॉन को पांचवें कक्षक से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का ये 25 गुना है। देखिए, मतलब पहले कक्षक से ऊर्जा निकालेंगे और पांचवें कक्षक से ऊर्जा निकालेंगे, तो पांचवें कक्षक से पहले कक्षक में 25 गुना ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ते जाती है, और इसलिए पांचवें कक्षक में ऑलरेडी उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है तो बाहर से कम देनी पड़ेगी। पहले कक्षक में ऑलरेडी उसके पास ऊर्जा कम है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका ये मतलब है। पंद्रह क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्षय से मूल अवस्था में जाता है, मतलब छठवें कक्षक से पहले कक्षक में जाता है, तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? कितनी रेखाएं मिलेंगी आपको? देखिए कैसे निकालेंगे। तो छठवें कक्षक से पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, इतने में छलांग मार सकता है वो छठवें से। तो 5 रेखाएं तो ये मिली। फिर छठवें से पांचवें में आने के बाद वहां से चौथे, तीसरे, दूसरे, एकले में अलग अलग छलांग मार सकती है। मतलब इसमें अंतर समझे ना। इसमें छठवें से सीधे पांचवें, सीधे चौथे, सीधे तीसरे, सीधे दूसरे, सीधे एकले, ऐसे छलांग मार रही है। जबकि इसमें हमने ये पढ़ा कि पहले छठवें से पांचवें में आया, फिर पांचवें से चौथे, तीसरे, दूसरे, एकले में आएगा। तो इसमें और इसमें अंतर आ जाएगा ना। छठवें से डायरेक्ट छलांग मारेगा, पांचवें से डायरेक्ट छलांग मारेगा, कि चौथे से डायरेक्ट छलांग मारेगा, ये सब में अंतर आते जाएगा। इसलिए उतनी सारी रेखाएं अलग अलग मिलेंगी आपको। तो 6 से 5, 4, 3, 2, 1 में कहीं भी छलांग मारेगा तो 5, फिर पहले 5 में आके फिर 4, 3, 2, 1 में आएगा तो 4, फिर चौथे में आकर तीसरे, दूसरे, एकले में आएगा तब, या तीसरे में आकर के दूसरे एकले में, या दूसरे में आके पहले में आएगा। वो सीधे छलांग मारेगा या किसी दूसरे में छलांग मार के आगे जाएगा, उसके आधार पर रेखाएं मिलेंगी। तो पहले में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी टोटल 15 रेखाएं आपको अलग अलग मिलेंगी। मेरे हिसाब से आप इसको समझ पा रहे होंगे कैसे कर रहे हैं हम। इसमें डायरेक्ट छलांग मार रहे हैं ना, इसमें डायरेक्ट। जबकि दूसरे वाले में क्या किया, पहले पांचवें में आके फिर चौथे, तीसरे, दूसरे, एकले। इसमें क्या किया, पहले चौथे में आके फिर तीसरे, दूसरे, एकले, या तीसरे में आके दूसरे, एकले, या दूसरे में आके पहले, ऐसे छलांग मार रहे हैं अलग 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 अलग। तो उनकी रेखाएं अलग अलग मिलती हैं अपने को। 16वां प्रश्न, पहला, दूसरा, 2 पार्ट है इसमें। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा 2.18 10⁻18 जूल पर एटम है। पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। ठीक। दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या की भी गणना कीजिए। ये भी है, चलो ठीक है। पहले कक्षक में इतनी ऊर्जा है, माइनस है ना, ध्यान रखेंगे, माइनस ऊपर उधर लगा है। पांचवें कक्षक में कितना है देखिए। तो हम ये डाल देते हैं यहाँ पर, जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वही पहले कक्षक की ऊर्जा है, तो डिवाइडेड बाय n²। आप पांचवें कक्षक की ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो इससे आप 5 का स्क्वायर से भाग कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर जो है भाग करेंगे तो इतनी ऊर्जा आ रही है, मतलब पांचवें कक्षक में इतनी ऊर्जा है। तो देख सकते हैं कि पहले कक्षक और पांचवें कक्षक में हम अभी कुछ देर पहले भी पढ़े थे कि करीब 5 गुने का अंतर होता है। ठीक है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्या निकालते हैं r इंटू n², r इंटू n² निकालते हैं। ये थोड़ा फार्मूला यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं छपा है, मैं बता देता हूँ आपको। r(n²), ये हम त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है। तो r क्या है, पहले कक्षक की त्रिज्या, ये मालूम होना चाहिए आपको। पहले कक्षक की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। अब पांचवें कक्षक की त्रिज्या हम निकालना चाहते हैं तो उसको n² से गुणा कर दीजिए, तो इतनी त्रिज्या हो गई। ठीक है, मतलब उसकी त्रिज्या, जैसे ये नाभिक है, ये पहला कक्षक है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, और ये पांचवें कक्षक है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो बढ़ेगी ही ना। n² से आप गुणा कर देंगे, जितनी दूर जाएगी त्रिज्या उतनी बढ़ते जाती है। तो 13.225 एंगस्ट्रॉम उसकी त्रिज्या हुई। नैनोमीटर में निकालेंगे तो 1 पॉइंट और कम कर दीजिए, तो नैनोमीटर में निकल गया।
ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। तो बामर क्या है? लाइमन के बाद बामर, लाइमन में अल्ट्रावायलेट था और बामर में दृश्य प्रकाश था। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में क्या लिखा है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण, है ना। देखिए बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण के लिए N1 दूसरा और N2 तीसरा, मतलब कि तीसरे कक्षक से दूसरे कक्षक में छलांग मारेगा। ठीक है, क्योंकि छलांग चाहे तीसरे चौथे पांचवें छठवें से कहीं से मारे दूसरे कक्षक में आएगा, वही बामर श्रेणी है। क्योंकि पहले कक्षक में छलांग मार के आ जाएगा तो वो लाइमन श्रेणी मिल जाएगा, दूसरे कक्षक में आता है तो बामर श्रेणी मिलता है। आपको मैंने पूरे बताया 14 वीडियोस में, तो वहाँ पर लाइमन बामर पास्चर कैसे मिलता है तो मैंने आपको बताया था। जैसे नाभिक है, नाभिक के पास ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है, ऐसे बहुत सारे कक्षक हैं। तो ऊपर के कक्षकों से अगर छलांग मार के डायरेक्ट पहले कक्षक में जाता है कहीं से भी, तो ये सब लाइमन श्रेणी मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी छलांग मार के दूसरे कक्षक में आता है तो ये बामर श्रेणी मिलता है, और बामर में सारे दृश्य प्रकाश वाली श्रेणियां मिलती हैं। तो कहां से कहां? अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब सबसे कम ऊर्जा, और सबसे कम ऊर्जा कब मिलेगी? जब पास पास में छलांग मारेगा। जैसे कि दूसरे मंजिल में आना है और तीसरे मंजिल से छलांग मारेगा तो सबसे कम ऊर्जा, चौथे मंजिल से ज़्यादा ऊर्जा, पांचवें मंजिल से ज़्यादा ऊर्जा, और ऊर्जा बढ़ते जाएगी जितने ऊपर के मंजिल से। तो सबसे कम ऊर्जा मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब सबसे कम ऊर्जा, और सबसे कम ऊर्जा का मतलब दूसरे में छलांग मार के आएगा तीसरे से, तो सबसे कम ऊर्जा निकलेगी। तो यहां पर आप रख दीजिए ये वाला फार्मूला में आप रखिए रिडबर्ग कांस्टेंट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09679 इंटू 10⁻⁷, इसमें आप रखिए, और ये माइनस पॉइंट लगा करके 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर आप रख दीजिए, और इसका कैलकुलेशन करिए। तो पहले इसका कैलकुलेशन करिए, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, 1/4 माइनस 1/9। तो आप उसका कैलकुलेशन करेंगे माइनस करके, तो लघुत्तम समापवर्त, अधिकतम समापवर्त, वो सब विधियों से आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा उसको, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ये निकल गया, और रिडबर्ग कांस्टेंट से आप इसका गुणा कर दीजिए। तो 1.525 10⁻⁶ पर मीटर आपको उत्तर आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट रखेंगे अपन 1.09679 10⁻⁷, ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यू बार निकल रहा है ना, ध्यान रखेंगे, तरंग संख्या न्यू बार निकल रहा है, और न्यू बार का उल्टा तरंग दैर्ध्य होता है, आपको पता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना बहुत है। अब अगले क्लास में बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।